तो अब हम इसके जो रीजनल हमारे असरात हैं उस पर बात करते हैं कि ये जो क्वालिटेटिव चेंजेस आई कोल्ड वार के ख़ात्मे के बाद और ये ग्लोबल कैपिटलिज़म छाया पूरी दुनिया पर, इस पे हमारे रीजन में क्या हुआ। हमारे रीजन में ग्लोबल कैपिटलिज़म ने लेड बाय अमेरिका साउथ एशिया में एक रीजनल पावर हब जो है या रीजनल एक पुलिसमैन का रोल जो है वो इंडिया को दिया, और साउथ ईस्ट एशिया से लेके अफ़गानिस्तान तक का ये जो पूरा ख़िता है इसको उन्होंने इस पर सुप्रीमेसी या इस पर हेजेमनी या इस पर एक कंट्रोल उन्होंने या लीडरशिप जो है वो इंडिया को दी। और इसका खुलकर इजहार ट्रंप ने किया, लेकिन इससे पहले बाराक ओबामा और पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट्स भी बिटवीन द लाइन ये बात करते रहे। और फिर उन्होंने एक डेवलप किया जिसको इंडो पैसिफिक इकनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। इसमें लफ्ज़ अमेरिका नहीं है, लेकिन इसकी लीडरशिप, इसके ऊपर जो है छतरी वो अमेरिका की है और लोकल रीजनल लीडरशिप जो है वो इंडिया की है। इसके मुकाबले में दूसरा एक पावर स्ट्रक्चर इमर्ज होना शुरू हुआ, इकनॉमिक पावर स्ट्रक्चर विच इज़ शंघाई ग्रुप, जिसमें चाइना और सी पैक और ये सारा सिलसिला है, जिसकी कंटेनमेंट के लिए ये जो इंडो पैसिफिक इकनॉमिक कॉरिडोर जो है ये इमर्ज हुई। तो साउथ ईस्ट एशिया से लेके अफ़गानिस्तान तक का लोकल पुलिसमैन इंडिया को बनाया गया, और इसके बाद मिडल ईस्ट का पुलिसमैन जो है वो आपको मालूम है कि वो इसराइल को पहले से ही वो उनका पुलिसमैन है। अब इस हवाले से जो हमारी अंदरूनी सियासत पर इसके असरात हुए वो ये हुए कि ये इंडो अमेरिकन लॉबी, जिसके पस मंज़र में जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ नवाज़ शरीफ और जरदारी और ये लोग पॉलिटिकल और सिविलियन कवर में खड़े किए गए थे, ये इसी एजेंडे को पुश कर रहे थे कि यहाँ रीजनल सुप्रीमेसी इंडिया की मानी जाए और पाक इंडो पाक दोस्ती के नाम पे, अमन की आशा के नाम पे यहाँ पे इसको प्रमोट करने की कोशिश की गई कि जो रीजनल सुप्रीमेसी है इंडिया की वो उस एजेंडे के हिस्से के तौर पे उसको अडॉप्ट किया जाए। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अमेरिकन एजेंडे से कोई मसला नहीं है, वो अमेरिकन एजेंडे पे दुनिया में खिदमत अंजाम देते रहे हैं और उनको उस पर एतराज़ नहीं था। एतराज़ था इंडिया की हेजमनी को एक्सेप्ट करने और इंडिया की सुप्रीमेसी और इंडिया के सामने घुटने टेकने पर। यही इख्तलाफ बेसिकली नवाज़ शरीफ का एस्टेब्लिशमेंट के साथ था। ये जो इंडो अमेरिकन लॉबी है, इसकी इन रोड्स हमारे मीडिया हाउसेस के अंदर बनी। जंग जियो ग्रुप, डॉन ग्रुप, एक्सप्रेस ग्रुप, वो बहुत ज़्यादा वोकली इस इंडो अमेरिकन लॉबी के एजेंडे के स्पोक्समैन बने। दूसरी तरफ जो आपकी लोकल एस्टेब्लिशमेंट है उसकी इनरोड्स भी उसने भी मीडिया हाउसेस के अंदर अपने जो तबसरा निगार हैं, जो एंकर पर्सन हैं, उनको फीड किया। तो हम अपना सियासी मंज़र 2008 से लेके अब तक जो देख रहे हैं वो ये है कि ये इंडो अमेरिकन लॉबी वर्सेस हमारी इस्टेब्लिशमेंट के सियासतदानों, दानिश्वरों, सहाफ़ियों, उनके दरमियान एक कशमश के बीच में उलझी हुई है। हम 2008 का, 2013 का, 2018 का इलेक्शन भी इसी पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तीनों इलेक्शन इंजीनियर थे। 2008 में जो एक्सटर्नल एस्टेब्लिशमेंट की इनरोड थी उसने ही ये सेटअप जो है ये इमर्ज करवाया, जिसमें मरकज़ में पीपल्स पार्टी आई और पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ वगैरह आई, शरीफ फैमिली आई। फिर 2013 के इलेक्शन भी इंजीनियर थे, जिसको आरओ इलेक्शन कहा गया, सब ने कहा, और उसमें अशफाक परवेज़ कियानी और इफ्तिखार चौधरी, इनकी नाक के नीचे, इनकी सपोर्ट के साथ वो इलेक्शन जो है वो हुए, और उसमें ये नताइज लाए गए जिसमें नवाज़ शरीफ को बरसर इक़्तिदार लाया गया। 1 साल तक इसका अशफाक कियानी से तो कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन 2014 में जब राहिल शरीफ आ जाता है और इंडिया के इलेक्शंस होते हैं और नवाज़ शरीफ साहब इंडिया जाके मोदी के साथ बहुत ज़्यादा अपने तिजारती ताल्लुकात और अपने ख़ानदान के ताल्लुकात के बारे में
एक एजेंडे के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो फिर इख्तलाफ होता है फ़ौज के साथ, और फिर हम ये देखते हैं कि इमरान ख़ान एस्टेब्लिशमेंट की हमायत से कंटेनर पर आता है और फिर वो इनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू होती है और फिर ये दबाव में आते हैं और फिर सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बड़ा शदीद हो जाता है। बिलाखिर नवाज़ शरीफ और ये लोग कुछ शराइत एस्टेब्लिशमेंट की मान लेते हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी और जो डिफेंस पॉलिसी है उसके मामले में फ़ौज की बात वो मानेंगे या सुनेंगे, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसका 4-5 साल का दौर इसी कशमकश का है। इसी के अंदर फिर पनामा आ जाता है, इसी के अंदर वो सारी खींचातानी जो है वो 2014 से लेके 2018 तक कौम इसी तमाशे को देखती रही। लेकिन जो ग्लोबल कैपिटलिज़म का एजेंडा था वो हम देखते हैं कि इन 4 साल में बहुत तेज़ी से पुश किया गया। यहाँ LNG के प्लांट लगाए गए, कोल के पावर प्लांट लगाए गए और ऐसी शराइत पर लगाए गए जिसके नतीजे और असरात हमारी कई नस्लें जो है वो भुगतेंगी। वो 4 साल के अंदर अंदर कहने को तो 11,000 मेगावाट बिजली शामिल की गई, लेकिन उसकी जो शराइत हैं उसके नतीजे में आपका सर्कुलर डेट जो है वो $2 ट्रिलियन तक पहुंच गया। तो ग्लोबल कैपिटलिज़म के एजेंडे को बहुत दबाव के साथ पुश किया गया और ये सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट उस 4 साल के अंदर बड़ा शदीद रहा। इसके साथ ही 1-2 मिसालें भी मैं आपको दे दूं कि डॉन लीक्स सामने आई, फिर डॉन अखबार का एक जो किरदार है इंडो अमेरिकन लॉबी के तर्जुमान की हैसियत से वो बड़ा वोकल होकर सामने आया। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने 2 नौजवानों को टक्कर मार के उनकी मोटरसाइकिल गिरा दी, एक नौजवान की मौत हो गई और एक नौजवान ज़ख्मी हो गया। उस डिप्लोमेट को इस्लामाबाद की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर उसकी बेल हो गई। और फिर आपने ख़बरों में पढ़ा होगा कि जो C-130 इस्लामाबाद से सामान लेकर अफ़गानिस्तान जा रहा था, उसके सामान का लोड करने वालों के अंदर जो लोग शामिल थे उसमें उसी अमेरिकन डिप्लोमेट को उन्होंने वही जो डांगरी होती है लोडर्स की वो पहना के उसको दाखिल करके निकालने की कोशिश की, लेकिन वो FIA वालों ने नोटिस कर लिया या ISI वालों ने नोटिस कर लिया और उसके बाद उसको उन्होंने रोक लिया और रोक के उसको उन्होंने दोबारा से जेल में डाल दिया। उसके फ़ौरन बाद आप ने ये ख़बर पढ़ी कि सिरिल अलमाइडा जो डॉन का कॉलम निगार था और जिस पर डॉन लीक्स का भी सारा इल्ज़ाम था और वो मुसलसल 4-5 साल अपने कालमों में दी बॉयज़ कह के फ़ौज को हद पे तनकीद बनाता था, उसका मुस्तकिल टॉपिक ये होता था। वो आता है कराची से अर्जेंसी में मुल्तान के जो एविएशन के मुल्तान एयरपोर्ट के इंचार्ज थे उनको डायरेक्टिव इस्लामाबाद से आता है कि इसकी फ़ौरी तौर पे मुलाकात नवाज़ शरीफ साहब से की जाए। नवाज़ शरीफ साहब एक जलसे के लिए मुल्तान में गए हुए थे, फौरी तौर पर वो मुलाकात कराई गई और अगले दिन एक इंटरव्यू सारी दुनिया के अखबारों के अंदर शाया हो गया जिसमें नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि जो बम्बई के हमले थे वो पाकिस्तान ने करवाए थे। ये इतनी अर्जेंसी क्या थी कि अभी मियाँ साहब मुल्तान में जलसे के लिए हैं, अगर इस बात को कहना ही था तो 1-2 दिन कह के लाहौर आके कह देते। फौरी तौर पर ये जिस तरह से किया गया उससे हम फिर अगले दिन ख़बर देखते हैं कि उस अमेरिकन डिप्लोमेट को रिहा कर दिया गया। ये एक दबाव था जो इंडो अमेरिकन लॉबी की तरफ से बनाया गया पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट घुटने टेकने पर मजबूर हुई। और बहुत सारी मिसालें हैं जो इस हवाले से दी जा सकती हैं, लेकिन 2018 के इलेक्शन में आपकी इंटरनल एस्टेब्लिशमेंट ने एक्सटर्नल एस्टेब्लिशमेंट को डिफीट दे दी और इमरान खान की क़यादत में इंटरनल एस्टेब्लिशमेंट की सिविलियन पावर एस्टेब्लिश हो गई। तो जो एक्सटर्नल एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्टेड सिविलियन है उसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इलेक्शन में ख़राबियाँ नज़र आईं और जो इंडो अमेरिकन लॉबी के यहाँ पर मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा तूफ़ान जो है वो खड़ा किया और इसको यहाँ जो ह्यूमन राइट्स के भी अदारे हैं और NGOs हैं, जो NGOs हैं वो भी इसी इंडो अमेरिकन लॉबी का हिस्सा हैं,
उन्होंने भी इन इलेक्शन को डर्टीएस्ट इलेक्शन वगैरह के अल्फाज जो हैं वो दिए। तो ये 2018 के बाद के जो हालात हैं उसके फ़ौरन बाद हम देखते हैं इलेक्शन में जैसे ही ये एक्सटर्नल एस्टेब्लिशमेंट के जो मोहरे हैं वो पीछे हट जाते हैं, वो हरा दिए जाते हैं। तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो का बयान आ जाता है फ़ौरन ही कि हम IMF को हरगिज़ एक पैसा भी पाकिस्तान को नहीं देने देंगे, क्योंकि इससे वो चाइना के कर्ज़े अदा करेगा। फ़ौज की एक ट्रेनिंग होने जा रही थी, यहाँ से एयर फोर्स के और फ़ौज के लोग ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में जाने वाले थे। फौरी तौर पर उसको रोक दिया गया और 3-4 इक़दाम ऐसे किए गए जिससे अमेरिका की नाराज़गी खुलकर सामने आ गई, क्योंकि एक्सटर्नल एस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन में बात हो गई थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से असद उमर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बयान के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त बयान दिया कि आप हमारे मामलात में इंटरफियर करने का क्या हक़ रखते हैं। अमेरिका ने मुतालबा किया था कि वो सारे मुआहदे जो CPEC के हैं वो अमेरिका से शेयर किए जाएं। उस पर भी असद उमर ने इनकार कर दिया। लेकिन फिर यहाँ तक असद उमर ने बल्कि चाइना के भी CPEC के मुआहदों को कहा कि वो भी हम रिविज़िट करेंगे। तो इन्हें वे चीनी भी उससे इतने खुश नहीं थे। तो इंडो अमेरिकन लॉबी या अमेरिकन लॉबी भी और चाइनीज़ दोनों के नाराज़गी की वजह से असद उमर को फ़ारिग होना पड़ा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अमेरिकन लॉबी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से उसने आपके मईशत को और आपकी सियासत को टेक ओवर कर लिया। चुनांचे हमारी एस्टेब्लिशमेंट को अमरीकियों के साथ मामलात को सेटल करने में इशू नहीं है। वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अमरीकी इनरोड्स को एक्सेप्ट कर लिया है और अमेरिकन इनरोड्स के एक्सेप्ट करने के बाद अब मसला सिर्फ रह गया था जो इंडो लॉबी है, प्रो इंडियन लॉबी। वो मामला जो है वो अभी इसी तरह से मौजूद है।